हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे अपने 25 एमसीक्यू। और ये सारे के सारे जो एमसीक्यू है ये आपके पीवाईक्यू। तो आप कोई भी कॉमर्स से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो उस एग्ज़ाम में ये एमसीक्यू आपकी बहुत ही हेल्प करेंगे। तो इन सभी एमसीक्यू को आप ज़रूर करके जाना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ओनर्स कैपिटल इंक्लूड। और ये क्वेश्चन आपका DT+B PGT नवंबर 2014 के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि जो ओनर्स की कैपिटल है उसके अंदर हमारा क्या क्या इंक्लूड होगा। तो आप खुद से भी आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी। तो ओनर्स की कैपिटल में हम किसको इंक्लूड करते हैं, इक्विटी शेयर प्लस इसे ये साथ ही अगर यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस होता तो ये भी हमारा कहीं ना कहीं किस में आ जाता, ओनर्स कैपिटल में। ठीक है, तो अभी राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है क्वेश्चन नंबर 302। देखिए इसमें क्या बोलता है, द अंडर राइटर हैज़ टू टेक अप। जो अंडर राइटर है, ठीक है, वे क्या करेंगे भाई, किस में उनका हिस्सा होगा। तो चार ऑप्शन है, फिक्स पोर्शन ऑफ द इशूड कैपिटल, एग्रीड पोर्शन ऑफ द अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल, या फिर एग्रीड पोर्शन और कैन रिफ्यूज इट, नन ऑफ द अबव। तो देखिए अंडर राइटर का बेसिकली काम क्या है, जब भी कोई कंपनी है जब वो शेयर इशू करती है तो अंडर राइटर का काम है कि भाई जो शेयर इशू है ना उनको सब्सक्राइब करवाना पब्लिक से। और फिर वे क्या बोलते हैं कि भाई अगर पब्लिक ने सारे के सारे शेयर्स नहीं लिए, सभी शेयर्स के लिए सब्सक्राइब नहीं किया, तो जो पोर्शन बचेगा, जो अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स रहेंगे उस पोर्शन को हम ले लेंगे। तो इसलिए बेसिकली यहाँ पे जो आंसर होगा, द अंडरराइटर हैज़ टू टेक अप द एग्रीड पोर्शन ऑफ द अनसब्सक्राइब्ड। वे पहले ही बोल देंगे कि भाई इतना पोर्शन हम ले लेंगे, जो भी अनसब्सक्राइब्ड बचेगा तो उसका कुछ पोर्शन है, तो वो पहले से कुछ ना कुछ एग्रीमेंट होता है, उसके बेस पे आपका ये सब चलता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इससे पहले हम 300 MCQ कर चुके हैं। 300 MCQ मीन्स 300 PYQ हम कर चुके, किसी ना किसी एग्जाम में वे आए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और चेक कीजिए और उन प्रीवियस वीडियो को भी ज़रूर से ज़रूर देखिए। अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन 303, द अमाउंट रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स इज ट्रांसफर्ड टू। कि भाई हमने शेयर इशू किए और जो फेस वैल्यू थी हमारी शेयर्स की उससे ज़्यादा हमें अमाउंट मिला। कैसे, शेयर तो हमारे 10 रुपये का था लेकिन हमने कहीं ना कहीं 12 रुपये में इशू कर दिया, तो जो 12 रुपये हमें रिसीव हुए, तो यहाँ पे जो 2 रुपये हमें एक्सेस अमाउंट रिसीव हुआ है वह हमारा कहाँ पे जाएगा। तो बेसिकली जो 2 रुपये हमें एक्स्ट्रा अमाउंट मिला है ये हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम का है। सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है तो ये कहाँ पे जाएगा, शेयर प्रीमियम अकाउंट के अंदर। या फिर यहाँ पे अगर सिक्योरिटी प्रीमियम वर्ड लिखा होता तो वो भी हम बोल सकते थे। तो सी हो जाएगा हमारा क्या, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए द बजट विच शो द बजटेड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट टू बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड इज। कि भाई नीचे जो चार ऑप्शन है इसमें से आपको बताना है कि भाई वह कौन सा बजट है जो क्या शो करता है कि भाई हमारी जो बजटेड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट टू बी प्रोड्यूस, कि भाई हमें कितना प्रोडक्शन करना है ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, एक टाइम के अंदर हमें कितना प्रोडक्शन है वो करना। तो वह कौन सा बजट बताएगा, फिक्स्ड बजट बताएगा या फिर फ्लेक्सिबल बताएगा या फिर सेल्स बजट, या फिर फोर्थ ऑप्शन अगर हम देखें तो प्रोडक्शन बजट। तो भाई प्रोडक्शन जो बजट है उसी से हमें पता चलेगा कि भाई हमें कितना प्रोड्यूस करना है। तो डी हो जाएगा हमारा क्या, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्रेडिट बैलेंस लेफ्ट ऑन द फॉरफिटेड शेयर्स इज ट्रांसफर टू। जब हमने शेयर्स को फॉरफिट किया, शेयर हमने जब्त कर लिए, तो उस केस में फिर हमारा जो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट हमारा ओपन होगा। अब हमने अगर री इशू भी कर दिया है, री इशू जब हमने किए शेयर्स, अगर हमने डिस्काउंट पे हमने शेयर्स को री इशू किया तो डिस्काउंट का पैसा हमने जो शेयर फॉरफिटेड अमाउंट था उसी से हमने कवर कर लिया। अब उसके बाद भी अगर हमारा बैलेंस बचा हुआ है किसमें, फॉरफिटेड शेयर्स के अंदर, तो फिर हम उसको कहाँ पे, कौन से अकाउंट में हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मटेरियल कंजम्पशन बेस्ड इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, कि भाई हमें कितना मटेरियल उसका कंजप्शन करना, अगर हमें ये बजट इस बजट को प्रिपेयर करना है तो ये किसके बेस पे हम प्रिपेयर करेंगे, तो यह हम करेंगे प्रोडक्शन, कि भाई हमें कितना प्रोडक्शन करना है। तो उसी के बेस पे भाई जो प्रोडक्शन एक तरह से कंजम्पशन का ही काम करेगा कि भाई हमें इतना कंजम्पशन करना है।
ठीक है। तो हम प्रोडक्शन बजट को बेस लेंगे कि भी हमारा मटेरियल कंजम्पशन बजट जब हम प्रिपेयर करेंगे, तो ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, द इफेक्ट ऑफ सरेंडर ऑफ द शेयर इज़ द सेम एज ऑफ द शेयर्स। कि भाई यहाँ पे क्या बोला क्वेश्चन में कि भाई कोई शेयर होल्डर्स है, उसने अपने शेयर उनको सरेंडर कर दिया है, तो उसका जो इफेक्ट है वो किसके इक्वल रहेगा? उसको हम इशू के तरह ट्रीट करेंगे, या फिर फॉरफीचर्स की तरह, या फिर री इशू की तरह, या फिर उसको नन ऑफ दीज। तो भाई या तो आपने शेयर फॉरफिट कीजिए, या फिर अगर किसी ने सरेंडर कर दिया है शेयर, तो वो बेसिकली उसका किसके इक्वल होगा? वो फॉरफीचर्स की तरह ही होगा। बस डिफरेंस यहाँ पे बेसिकली क्या है कि भाई एक तो हम करते हैं फॉरफिट कंपनी, वो फॉरफिट कंपनी कब करती है? जब जो शेयर होल्डर्स है उसने कॉल मनी नहीं दिया, नोटिस भी भेजा गया शेयर होल्डर्स के पास है, लेकिन नोटिस भेजने के बावजूद भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो उस केस में कंपनी क्या करती है? फॉरफिट है। और सरेंडर ऑफ द शेयर्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स है वो खुद से आया और कंपनी को उसने पहले ही बोल दिया कि भाई मैं अब आगे पेमेंट नहीं करूँगा, अब मैं पेमेंट नहीं करूँगा, तो भी आप मेरे जो शेयर्स हैं उनको फॉरफिट कर लीजिए। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। तो क्वेश्चन क्या था? द इफेक्ट ऑफ द सरेंडर ऑफ द शेयर। भाई अगर कोई शेयर्स को सरेंडर कर दे तो उसका क्या इफेक्ट रहेगा? इज़ द सेम एज ऑफ द शेयर। तो किसके इक्वल उसका जो भी ट्रीटमेंट हम करेंगे, अगर कोई सरेंडर करता है शेयर, तो बिल्कुल आपका जैसे हमने फॉरफिट ऑफ शेयर किया था तो वही हमारा ट्रीटमेंट होगा, और इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटेरियल बजट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। जो मटेरियल बजट है उसके अंदर दो पार्ट्स हैं। दो पार्ट्स हमारे क्या? कंजम्पशन बजट। तो दूसरा इसमें क्या होगा? दूसरा होगा हमारा क्या बताइए कि भी मटेरियल बजट बनाया तो हम उसमें देखेंगे कि भी हमें कितना कंजम्पशन करना है, और उससे पहले हम देखेंगे कि भी हमें कितना कंजम्पशन करना और कितना हमें परचेज करना। कहीं ना कहीं कंजम्पशन के अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे? परचेज करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? मटेरियल परचेज बजट हमारा दूसरा पार्ट होगा किसका? मटेरियल बजट का। ठीक है, एक कंजम्पशन बजट हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका मटेरियल परचेज बजट। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिए, और किसी भी डाउट के लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट आपका, डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड ऑन। जो डिविडेंड है वो हम पे करते हैं, वो कौन सी कैपिटल पे हमारा पे होगा? पेड अप पे, ऑथोराइज पे, या फिर कॉल्ड अप पे? तो डिविडेंड आर यूजुअली पेड ऑन पेड अप कैपिटल। तो भाई जितना शेयर होल्डर्स ने दे दिया, जितना उन्होंने पेड कर दिया है, उसी पर उनको क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। तो ये आपका यूपी पीजीटी कॉमर्स 2019 के अंदर क्वेश्चन आ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, मटेरियल परचेज बजट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ। ठीक है, जो मटेरियल परचेज बजट है कि भाई हमें कितना मटेरियल परचेज करना चाहिए, तो वह हम किस बेस पे प्रिपेयर करेंगे कि भी मटेरियल प्रोडक्शन बजट, कि भी पहले हमें कितना प्रोडक्शन करना है। ठीक है, या फिर यहाँ पे जो राइट आंसर आपका कंजम्पशन है। देखिए अगर मैं यहाँ पे, वैसे इसको थोड़ा सा कंफर्म करेंगे इस क्वेश्चन को बाद में, आप भी अपने विचार रखना, बताना कि अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन की या फिर कंजम्पशन की, तो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं सेम ही है कि भी जितना हम कंजम्पशन करेंगे उतना ही हम क्या करेंगे? प्रोडक्शन। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस में भी ये हो सकता है, हम जब परचेज करते हैं बजट, तो मटेरियल जब भी हम परचेज करेंगे तो हम किस बेस पे परचेज करेंगे कि भाई हम ये देखेंगे कि हमें कितना प्रोडक्शन करना है, या फिर हम ये देखेंगे कि भाई हमें कितना कंजम्पशन करना है। अब प्रोडक्शन और कंजम्पशन में डिफरेंस ये हो सकता है कि भाई प्रोडक्शन तो कई बार हम ज़्यादा यूनिट्स का भी करके रख लेते हैं, लेकिन कंजम्पशन हो सकता है कि भाई मैंने प्रोडक्शन 100 यूनिट्स का किया है, ठीक है, और अब उसमें से जो कंजम्पशन है 100 से मैंने जानबूझ के ज़्यादा यूनिट्स का प्रोडक्शन कर लिया। अभी मुझे पता है सिर्फ 80 यूनिट का ही कंजम्पशन होगा, लेकिन फिर भी मैंने क्या कर लिया? 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर लिया। तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन क्या था कि भाई जो मटेरियल परचेज बजट है, तो भाई वो हम किस बेस पे करेंगे? तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्शन भी हो सकता है और कंजम्पशन भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इन्होंने अभी राइट आंसर दिया कंजम्पशन, तो थोड़ा सा इसको और वेरीफाई करेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और डीप में जाएंगे, और फिर उसके बाद हम इसका आंसर चेक करेंगे। अभी के लिए आप लोग भी इसका मटेरियल कंजम्पशन ही कर लेना कि भाई हम मटेरियल परचेज बजट प्रिपेयर करेंगे किस बेस पे कि भाई कितना हमारा कंजम्पशन होगा, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक ये जूम करके चलेंगे कि भाई हमें ऐसे ही नहीं कि भाई फालतू में हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करना है। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि भाई प्रोडक्शन तो हमने 100 यूनिट का कर लिया और कंजम्पशन होगा सिर्फ 80, तो कहीं ना कहीं 20 यूनिट का हमने ज़्यादा प्रोडक्शन कर लिया। तो मे भी हो सकता है कि भाई हम ये ना लेके चले, हम सिर्फ ये देखें कि भाई हमें जितना हमें कंजम्पशन करना, जितना मटेरियल को कंज्यूम करना है, उतना ही हम मटेरियल परचेज करेंगे। तो इसलिए
इसका जो राइट आंसर होगा मटेरियल कंजम्पशन बजट होगा। और ये भी हो सकता है अगर आपका ऑप्शन में मटेरियल कंजम्पशन बजट ना गिवन होता तो तब में भी इसका आंसर क्या होता, मटेरियल प्रोडक्शन बजट। ठीक है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा याद रखना और आप भी बताना भी क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे तो आंसर शायद इसका बी होगा, क्योंकि यहाँ पे हम यही लेंगे कि भी जितना कंजम्पशन करना उतना ही हम परचेज करेंगे। अगर बी ऑप्शन में नहीं होता, कंजम्पशन बजट नहीं होता, तो फिर उस केस में हमें यहाँ पे आंसर देना पड़ता है मटेरियल प्रोडक्शन बजट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शेयर कैन बी फॉरफिटेड। शेयर को हम फॉरफिट कब करते हैं? ठीक है, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, या फिर फॉर फेलियर टू अटेंड द मीटिंग, टू रिपे द लोन बैंक। ठीक है, ये तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, तो कॉल मनी का मतलब अब यहाँ पे ये नहीं है कि भी फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, इसके अंदर आपका अलॉटमेंट भी, अगर अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं किया है या फिर फर्स्ट सेकंड कॉल की नहीं किया है, तो जो पैसा है शेयर एप्लीकेशन पे पैसा आने के बाद जो पैसा बचता है तो उसको कहीं ना कहीं हम कॉल मनी बोलते हैं। ठीक है, तो फिर उसको अलग अलग हम इस तरह से मंगा लेते हैं कि भी कुछ पैसा हमने अलॉटमेंट पे मंगा लिया, कुछ फर्स्ट कॉल पे, कुछ सेकेंड। तो यहाँ पे तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ए कॉल मनी। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो शेयर उसको फॉरफिट करते हैं, ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेबर बजट इज अ पार्ट ऑफ। लेबर बजट वही किसका पार्ट है, फिक्स्ड का है, सेल्स का है, फ्लेक्सिबल है। तो लेबर बेसिकली प्रोडक्शन बजट से रिलेटेड है, तो प्रोडक्शन बजट का ये क्या है, पार्ट है। सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कैन बी यूज्ड फॉर। जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है उसमें जो भी पैसा है उसका हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, टैक्स को पे करने में कर सकते हैं, डिविडेंड देने में कर सकते हैं, या फिर जो फॉरफिटेड शेयर्स है अगर उसको रीइशू किया है और उसको डिस्काउंट पे रीइशू किया तब कर सकते हैं, या फिर मीटिंग द कॉस्ट ऑफ द इशू ऑफ द शेयर्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका मीटिंग द कॉस्ट ऑफ द इशू ऑफ द शेयर्स और डिवेंचर। अगर हमने शेयर इशू किए हैं या फिर डिवेंचर इशू किए, उस टाइम अगर हमारी कोई भी इस तरह की कॉस्ट हुई है तो उसको मीट करने के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का यूज करेंगे। तो अभी आप मुझे बताइए, आपके लिए एक क्वेश्चन है, अगर हमने डिस्काउंट दिया है ऑन द री इशू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर, तो उस केस में हम किस अकाउंट का पैसा यूज करेंगे? तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना भी कहाँ से हम पैसा लेंगे डिस्काउंट देने के लिए जब हम री इशू करेंगे फॉरफिटेड शेयर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 314, अ न्यू कंपनी कैन नॉट इशू इट्स शेयर। एक नई कंपनी है वो अपने शेयर्स को इशू नहीं कर सकती। ठीक है, किस पर इशू नहीं कर सकती, तो ऑन डिस्काउंट। तो पहले बहुत पहले टाइम था जो पहले डिस्काउंट पे भी करते थे, लेकिन अब आपका प्रोविजन आ चुका है कि जो भी नई कंपनी आएगी वो अपने शेयर को या तो प्रीमियम पर इशू करेगी या एट पार पर करेगी, लेकिन डिस्काउंट पर नहीं करेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। तो इसी के साथ ही आप मुझे बताइए फिर कौन सी कंपनी या किन शेयर्स को डिस्काउंट पर भी इशू किया जा सकता है। कमेंट सेक्शन में आंसर देना भी कौन से शेयर्स है या किस कब हमें जो शेयर्स हैं उनको डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द लेबर बजट इज प्रिपेयर्ड बाय। जो लेबर बजट है भाई उसको कौन बनाता है, तो ये तो आपका फर्स्ट ही ऑप्शन हो जाएगा, जो पर्सनल आपका डिपार्टमेंट होगा वो क्या करेगा, जो लेबर बजट है उसको प्रिपेयर करेगा। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। जो क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछती हूँ उनका आंसर आप ज़रूर दीजिए, क्योंकि जितना अपने हाथ से लिखोगे उतना ही आपको याद रहेगा आंसर। ठीक है, और वीडियो को जो कॉमर्स स्टूडेंट है उनके साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट इन फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इन द फैक्ट्री इज। ठीक है, ये आपने बजट बनाया इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए। इनडायरेक्ट कॉस्ट में हमारे सारे के सारे इनडायरेक्ट आ जाएंगे, जो भी वेजेस है, मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो वह बेसिकली हमारा कौन सा बजट होगा, प्रोडक्शन ओवरहेड बजट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कॉल्स इन एडवांसेज। भी कॉल्स इन एडवांस है वो क्या है फर्म के लिए, एसेट है, प्रॉफिट है या फिर लायबिलिटी है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कॉल्स इन एडवांस का क्या रूल है। कॉल्स इन एडवांस बेसिकली क्या है कि भी जो कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने एडवांस में पैसा दे दिया है, पहले ही पैसा दे दिया, कंपनी ने अभी उनसे मांगा नहीं था लेकिन उन्होंने एडवांस दे दिया, अभी एडवांस दे दिया है, तो कहीं ना कहीं फर्म के लिए ये क्या है, एक लायबिलिटी है, अभी पहले से उनका पैसा आ रखा है। तो इसलिए कॉल्स इन एडवांस हमारा क्या हो जाएगा, आर लायबिलिटी टू अ फर्म। सी हो जाएगा क्या आपका राइट आंसर। इसी के साथ ही आप मुझे बताइए जो कॉल्स इन एडवांस है उस पर हम किस रेट से जो इंटरेस्ट है वो जो फर्म है वो देगी। ठीक है, जो कंपनी है कॉल्स इन एडवांस पर किस रेट से इंटरेस्ट देगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। या तो रेट आपके क्वेश्चन में गिवन है, अगर आपकी गिवन नहीं है तो उस केस में
किस रेट पे यहाँ पे इंटरेस्ट दिया जाता है। कॉल्स इन एडवांस में भी बताना और इसी के साथ ही कॉल्स इन एरियर्स पे भी बताना। दो आपके आते हैं, कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस, तो दोनों के ही इंटरेस्ट रेट आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इज एन, जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है वो क्या फर्म के लिए इनटेंजिबल एसेट है, करंट एसेट है, करंट लाइबिलिटी है, या फिर फिक्टिशियस एसेट्स है। तो बेसिकली जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है वो क्या है आपके फिक्टिशियस एसेट है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। फिक्टिशियस एसेट क्यों है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस किनको कहेंगे, जब भी हमारी जो कंपनी है उसका इनकॉर्पोरेशन होगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन होगा, कंपनी जब बनेगी, कंपनी के बनने से पहले जो भी खर्चा हुआ है, जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं, उनको एक तरह से हम क्या बोलते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब देखिए, अब ये जो हमने एक्सपेंसेस किया है ना, तो ये हमारा रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस है, और एक तरह से हम इसको भी पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हम इसको नहीं बोल सकते। तो ये आपका एक बीच का आपका क्या है, एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो और कहीं ना कहीं भी इसका जो बेनिफिट है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का भी, हमने कंपनी स्टार्ट करने से पहले जो भी एक्सपेंसेस कर दिए, अब उनका बेनिफिट हमें आगे जब तक हमारी कंपनी रहेगी तब तक मिलेंगे। तो इसलिए हम इसको क्या ट्रीट करते हैं, फिक्टिशियस एसेट ट्रीट करते हैं। और ये जो एक्सपेंसेस है इसको धीरे धीरे हर साल हम राइट ऑफ करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम इनको एज ए डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों कहा, क्योंकि भी ये रिवेन्यू नेचर के भी नहीं है और कैपिटल के भी नहीं है। यहाँ कैपिटल के क्यों नहीं है, क्योंकि भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमने किए हैं तो इससे हमने कोई कैपिटल थोड़ी ना खरीदी है। तो जनरली जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के जो कैपिटल नेचर के आपके एक्सपेंसेस होंगे उनमें वहाँ पे कोई ना कोई हमने फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड होंगे, लेकिन ये हमारी एसेट से भी रिलेटेड नहीं है। तो ये हमारे बेसिकली क्या, फिक्टिशियस एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनकॉल्ड अमाउंट ऑन शेयर्स विच कैन बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ अ कंपनी लिक्विडेशन इज कॉल्ड। भाई शेयर्स का कुछ अमाउंट है, अनकॉल्ड अमाउंट है, जिसको हम सिर्फ तभी कॉल करेंगे एट द टाइम ऑफ कंपनी लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप। जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा या फिर वाइंडिंग अप होगा, उसी टाइम हम उस अमाउंट को कॉल करेंगे। तो वह बेसिकली आपकी कौन सी कैपिटल है, वह है आपकी क्या, रिजर्व कैपिटल। ठीक है, उसको हम कहेंगे रिजर्व कैपिटल। तो इसी के साथ ही ऑथोराइज कैपिटल, भाई जब कंपनी रजिस्टर्ड हुई तो वहाँ पे जिसने अपनी रजिस्टर्ड कैपिटल कि भाई ये कंपनी की कैपिटल रजिस्टर्ड है, भाई इससे ज़्यादा कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में ज़्यादा शेयर है जो इशू नहीं कर सकती, उसको बोलते हैं ऑथोराइज। ऑथोराइज कैपिटल को रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं और नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। तो नेम भी याद रखना। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या कि भी जितना कंपनी ने मंगा लिया है, जैसे 10 रुपये का शेयर था तो कंपनी ने अभी तक सिर्फ 7 रुपये ही मंगाए हैं, तो 7 रुपये हमारी क्या कहलाएगी, कॉल्ड अप कैपिटल। पेड अप का मतलब क्या कि भी जितना शेयर होल्डर्स ने पे कर दिया है। ठीक है, पे कैसे कर दिया है कि भी जैसे कंपनी ने जो मंगाए थे 7 रुपये मंगाए थे, 7 रुपये कैसे मंगाए थे, 2 रुपये एप्लीकेशन पे, 3 रुपये अलॉटमेंट पे और 2 रुपये आपके फर्स्ट कॉल पे। लेकिन एक शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। इट मीन्स यहाँ पे उसने 2 रुपये के हिसाब से 200 रुपये नहीं दिए। तो पेड अप कैपिटल क्या होगी, भी जो हमने कैपिटल मंगाई उसमें से फिर जो हमारे नहीं आई है, ठीक है, जो पैसा जो अनपेड है उसको माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगी हमारी पेड अप। कहने का मतलब क्या भी जितना शेयर होल्डर्स ने पे कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बजट प्रीपेड to estimate the expenditure to be incurred for planning, organizing, direction and control function of a management। अब हमने एक ऐसा बजट बनाया कि भी हम प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे, कंट्रोल करेंगे, तो तब हमारा क्या एक्सपेंडिचर हो सकता है उसका हमने एस्टिमेशन लगाया, उसके बेस में हमने एक बजट बनाया। तो वह बेसिकली हमारा कौन सा बजट होगा, प्रोडक्शन होगा या फिर एडमिनिस्ट्रेशन होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये होगा बेसिकली आपका क्या ऑप्शन बी, एडमिनिस्ट्रेशन। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, उन्होंने प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग इन सब के रिगार्डिंग क्या किया, बजट प्रिपेयर किया। तो बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ उनका कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर से जरूर देना। वैसे भी आप सारे के सारे क्वेश्चन खुद से भी करके देखना कि भी कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयर ऑफ अ कंपनी आर फॉरफिटेड। हम किसी भी कंपनी के शेयर उसको कब फॉरफिट करते हैं, अगर एप्लीकेशन मनी नहीं दी है, या फिर अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है, या फिर कॉल मनी नहीं दिया है, या फिर दी है अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी और बोथ। तो देखिए यहाँ पे गलती मत करना, मे भी हो सकता है कि भी एक ऑप्शन आपको वे ये भी दे सकते थे कि भी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, या फिर दो को एक साथ देते अलॉटमेंट को और कॉल को, और ये आपका अलग से रख के और फिर बोल देते ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव मत करना, क्योंकि जो कंपनी और शेयर्स को कब फॉरफिट करती है, जब अलॉटमेंट का मनी या फिर कॉल मनी नहीं मिला। तो डी हो जाएगा राइट आंसर।
क्योंकि एप्लीकेशन मनी तो हमारी अनपेड हो ही नहीं सकती। एप्लीकेशन मनी का मतलब क्या है कि भी जो शेयर होल्डर्स है उन्होंने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन भेजी है, ठीक है, तो भी एप्लीकेशन तो फिर सभी भेज देंगे। अगर कोई एप्लीकेशन ही नहीं भेजेगा, अप्लाई नहीं करेगा, तो फिर वो शेयर होल्डर कैसे बनेगा। तो इसलिए आपका एप्लीकेशन मनी तो भाई अनपेड आपकी कभी नहीं रहती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अनपेड कॉल्स आर, जो अनपेड कॉल्स है, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि भी एक शेयर होल्डर है, उसके पास 100 शेयर है और फर्स्ट कॉल पे हमने 2 रुपये मंगाए लेकिन उसने नहीं दिए, तो इट मीन्स उसने 200 रुपये नहीं दिए, तो ये हमारे क्या कहलाएगा, अनपेड कॉल। अब देखिए जो अनपेड कॉल उसका ट्रीटमेंट क्या है, जब उसको बैलेंस शीट में हम दिखाएंगे, क्या उसको हम कोल्ड अप कैपिटल में ऐड करके दिखाएंगे या फिर कोल्ड अप कैपिटल में से माइनस करेंगे या फिर डिडक्ट फ्रॉम द प्रॉफिट। तो भाई उसको तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। भाई जब हमें 200 रुपये मिले ही नहीं है तो ऐड क्यों करेंगे हम। तो जितना हमने मंगा लिया था और उसमें से जिसने नहीं पे किया, मीन्स जो अनपेड कॉल है, उसको माइनस करके डिडक्ट करके हम दिखाएंगे। तो बी हो जाएगा हमारा क्या, राइट आंसर। यूपी जीआईसी का जो एग्जाम हुआ था वहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आ रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या द बजट प्रिपेयर टू एस्टिमेट द एक्सपेंडिचर टू बी इनकर टू सेल द प्रोडक्ट एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। हमने भी जो प्रोडक्ट है उसको सेल करना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना। अब सेल और डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग जो हम बजट बनाएंगे तो वह हमारा क्या होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बजट, ठीक है, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज डेबिटेड टू। भाई जो हमने डिस्काउंट हमने दिया है किस पर, ऑन द री इशू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर को री इशू किया था, तो भाई उसको हम कौन से अकाउंट में डेबिट करते हैं, तो राइट आंसर होगा। वैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा भी था यही सेम, और इसका ये क्वेश्चन भी आ चुका है, तो इसका राइट आंसर होगा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, ठीक है, तो सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट और जो कि लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, शेयर वारंट्स कैन बी इशूड व्हेन द शेयर। जो शेयर वारंट्स भी हमारा बेसिकली वही मनी रेज करने का ही एक तरह से हम बोल सकते हैं एक मेथड है। तो ये हम जो शेयर वारंट्स है इनको कब हम इशू कर सकते हैं, जब हमारे शेयर्स क्या होंगे, फुल्ली पेड, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, राइट आंसर। तो ये था आज की वीडियो में, टोटल हमने किए हमारे 25 क्वेश्चन। तो इस तरह से अब हमारे हो चुके हैं 325 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में अगले हम 25 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो कि आपके PYQ ही रहेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपका कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है तो उसके लिए कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।